इतना कहते ही रमेश आग से जलती हुई एक लकड़ी उठाता है और उन दोनों की तरफ बढ़ता है। अरे रे रे, मैंने ये क्या किया? अरे मोहिनी, तुम कहाँ चली गई हो? भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी पत्नी और बच्चे को? सुबह होते ही रमेश के माता पिता भी तीर्थ यात्रा से वापस आ जाते हैं। अरे बेटा, शाम कहीं नजर नहीं आ रहा और ना ही हमारी बहू नजर आ रही है। माँ, अब तुम्हारी बहू और पोता कभी लौट कर नहीं आएगी। लेकिन बेटा, हुआ क्या? आखिर वो दोनों कहाँ गए हैं? फिर रमेश सारी कहानी अपने माता पिता को बताता है। लेकिन बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि बहू ने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम उसे किसी भी वस्तु से पीटना, लेकिन कभी उसे चलती हुई वस्तु या नुकीली वस्तु से मत मारना, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। और तुमने वही किया। पिताजी, मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने आवेश में आकर ये गलत कदम उठा लिया। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। बेटा, तुम दुखी मत हो, तुम जाकर देख आओ, हो सकता है वह दोनों तुम्हें कहीं मिल जाएं। यदि ऐसी बात है माँ, तो मैं जरूर अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ कर लाऊंगा। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यदि मैं वापस लौट कर ना आऊँ तो मेरा हाल खबर लेने के लिए मिठबोली को भेज देना। और मिठबोली मेरी कोई भी चीज उठा कर लाएगी तो तुम उसे एक जगह पर रख देना और उसके पास एक दीपक जलाकर रख देना और 3 बार बोलना, ए नीले निशान वाले आदमी, ये दीपक तेरे लिए ही जल रहा है। इतना बोलकर रमेश जंगल की तरफ निकल पड़ता है। पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए हैं। भगवान, मुझे उन दोनों से मिला दे। तभी रमेश ने देखा एक भैंसों का झुंड घास चर रहा है। उस झुंड के कुछ दूर पर ही एक भैंस और उसका बच्चा खड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये दोनों ही मेरे पत्नी और पुत्र हैं। चलो उनके पास चलता हूँ। इतना सोचकर रमेश जल्दी से उन दोनों के करीब जाता है। श्याम, मेरे बेटे, देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। अपने पिता को वहाँ पर देखकर वह बच्चा बड़ा ही खुश हो जाता है। मोहिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। चलो मेरे साथ घर वापस चलो। नहीं जी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन तुम मेरे साथ अब वापस क्यों नहीं चल सकती? अब मेरे सरदार मुझे कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दे सकते। नहीं नहीं मोहिनी, मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। बोलिए, आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी प्रत्येक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। शर्त तो यही है कि तुम्हारी आंखों पर एक पट्टी बांधा जाएगी और तुम्हें भैंसों के झुंड में से अपने मोहिनी को पहचानना है। ये प्रक्रिया हम लगातार 3 बार करेंगे। यदि तुमने 3 बार अपनी पत्नी को ही पहचान लिया तो तुम हमेशा के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को ले जा सकते हो, और यदि नहीं पहचान पाए तो तुम्हें इन्हीं भैंसों के झुंड से कुचला दिया जाएगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही भैंसों का सरदार वहाँ से दूर चला जाता है। अजी, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। पहली बार जब तुम मुझे पहचानोगे तो मैं अपनी एक टांग उठा लूंगी, तो तुम समझ जाना कि वो मैं हूँ। और दूसरी बार मैं अपने सिर को 2 बार हिलाऊंगी और तीसरी बार मैं अपने कान को 3 बार हिलाऊंगी, तो तुम समझ जाना कि वह मैं हूँ। सारी भैंसें झुंड बनाकर खड़ी हो जाती हैं और रमेश की आंखों पर एक कपड़े की पट्टी बांध दी जाती है। प्रतियोगिता शुरू की जाए। इतना सुनकर रमेश अपनी पत्नी को पहचानने के लिए आगे बढ़ता है। रमेश वैसा ही करता है जैसा उसकी पत्नी ने बताया था। रमेश सारी भैंसों के पैर छूता है। वह भैंसों के पैर छूते छूते अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। रमेश जैसे ही अपनी पत्नी के पैर को हाथ लगाता है तो उसकी पत्नी अपने पैर को ऊपर उठा लेती है। रमेश अपनी पत्नी के इशारे को समझ गया। सरदार,
यही मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम्हें 2 बार और अपनी पत्नी को पहचानना है। सभी लोग अपना अपना स्थान बदल दो। सरदार का आदेश होते ही सारी भैंसें अपना अपना स्थान बदल देती हैं। रमेश फिर से अपनी पत्नी को पहचानने के लिए सारी भैंसों को सिर को छूने लगता है। छूते छूते वह जल्दी ही अपनी पत्नी के पास भी पहुंच जाता है। जैसे ही रमेश उसके सिर को छूता है तो वह अपने सिर को 2 बार हिला देती है। सरदार, यही मेरी पत्नी है। बहुत बढ़िया, अब तुम्हें अंतिम बार और अपनी पत्नी को पहचानना है। इस बार फिर से सारी भैंसों ने अपने अपने स्थान को बदल लिया। रमेश फिर से अपनी पत्नी को पहचानने के लिए सारी भैंसों के कानों को छूने लगता है। रमेश ने मुश्किल से 2-4 भैंसों के कान ही छू पाए थे। तभी एक मधुमक्खी उड़ती हुई आती है और भैंस के कान पर बैठ जाती है। तो उस भैंस ने अपना कान हिला दिया। रमेश को लगा कि यही उसकी पत्नी है। सरदार, यही मेरी पत्नी है। इस बार तुम्हारा जवाब एकदम गलत है। अरे आओ भैंसों के झुंड, इस दुष्ट को अपने पैरों तले रौंद दो। सरदार का आदेश होते ही सारी भैंसें रमेश को अपने पैरों तले रौंद कर मार देती हैं और वहां से चली जाती हैं। रमेश को गए हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। जब रमेश लौटकर वापस घर नहीं आया तो उसके माता पिता को रमेश की चिंता हुई। अरे भाग्यवान, रमेश को तो गए हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। वो लौटकर क्यों नहीं आया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? हाँ जी, आप एकदम ठीक कहते हैं। हमारा बेटा जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। अरे मिठ बोली, तुम जाओ और रमेश का पता लगा कर आओ। यदि रमेश की कोई वस्तु भी मिल जाए तो उसे हमारे पास ले आना। इतना सुनकर मिठबोली चिड़िया वहां से निकल पड़ती है। मिठबोली चलते चलते वहीं पर पहुंच जाती है जहां उन भैंसों के झुंड ने रमेश को मार दिया था। अरे ये क्या? ये अंगूठी तो रमेश की ही है, तो इसका मतलब ये हड्डियां भी रमेश की ही हैं। चलो मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से ये अंगूठी और इसमें से एक हड्डी उठा कर ले जाती हूँ। इतना सोचकर मिठबोली जल्दी से उस अंगूठी और एक हड्डी को उठाकर अपने चोंच में दबाती है और वहां से उड़ चलती है और जल्दी ही वह अपने घर वापस लौट आती है। हड्डी और अंगूठी को देखकर रमेश की माता बहुत दुखी हो जाती है। भाग्यवान, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। जैसा हमारे बेटे ने कहा था, हमें वैसा ही करना चाहिए। वह दोनों जल्दी से रमेश की अंगूठी तथा उसकी हड्डी को जमीन पर रखते हैं और उसके पास एक दीपक जलाकर रख देते हैं। ए नीले निशान वाले आदमी, यह दीपक तुम्हारे लिए ही जल रहा है। ए नीले निशान वाले आदमी, यह दीपक तुम्हारे लिए ही जल रहा है। ए नीले निशान वाले आदमी, यह दीपक तुम्हारे लिए ही जल रहा है। इतना बोलते ही रमेश फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहू और पोते को वापस नहीं ला सका। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम वापस आ गए। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है।